सो वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली हमने अपना चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, उसे हमने बहुत आराम से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इन डेप्थ कवरेज के साथ कंप्लीट किया। और मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये पता है कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, मैम लेकर आती हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जिसके थ्रू हमारा जो चैप्टर होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमें समझ आता है कि किस तरीके से हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं चैप्टर के अंदर, उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। और अभी 2 चैप्टर के साथ जिन भी बच्चों ने मेरे साथ प्रिपरेशन करी होगी, उनके वो दोनों ही चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। सारे क्वेश्चंस उनके जितनी भी केस स्टडी बुक में दे रखी होगी, वो सारी केस स्टडी वो बच्चे सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो फटाफट से हाथ ऊपर करके अटेंडेंस लगा दो कमेंट बॉक्स में कि यस मैम, हमने दोनों के दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किए, क्वेश्चन आंसर्स भी हम अब बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। और अब बारी है चैप्टर नंबर 3 को स्ट्रॉन्ग करने की, जो आज की क्लास के बाद डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो अपनी मैम को फटाफट से अटेंडेंस लगा के बता दो कि यस मैम, हम आज भी प्रेजेंट हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास और आज के अपने क्वेश्चंस। देखते हैं कि आज वो कौन से बढ़िया बढ़िया, कुछ कड़वे करेले क्वेश्चंस और कुछ हमारे लड्डू क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए देखिए। तो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड द डायनामिक कंडीशंस और फोर्सेस which arise from the different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment। अब ये इतनी लंबी चौड़ी और इतनी भारी भरकम, इतनी खतरनाक इंग्लिश इन लोगों ने मारी है और लिखा हुआ है, सो इट इज रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटालिटी, आइडेंटिफाई द फीचर्स। तो पहले तो सिंपल सी बात कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो, हमने पूरी लाइन रीड करी। अब पूरी लाइन रीड करने के बाद हमें यहाँ पे जाके पता चला कि क्या आइडेंटिफाई करना था। तो मैंने पिछले 2 चैप्टर में आपको ये बात समझाई है कि जब भी आप कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क्स का हो और इवन 1 मार्क का भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी आपको कैसा भी क्वेश्चन दिख रहा है, हमेशा या तो आप, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो या तो एक बार आप ऑप्शंस देख लो तो आप जज कर पाओगे कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, या भैया लास्ट में एक बार पहले देख ही लो कि क्वेश्चन किस चीज़ का है। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो यहाँ डिस्कस किया गया है। क्या वो रिलेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या डायनामिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से मैं आपके साथ क्वेश्चन को रीड करती हूँ और लेट्स सी कि इनमें से कौन सा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। और अगर किसी को पता चल गया है तो आपको तो पता ही कि क्या करना होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिए कि कौन सा आंसर है। देखिए ज़रा, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस, उन्होंने कहा क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड और डायनामिक कंडीशन और फोर्सेस होते हैं which arise from different sources, जो अलग अलग जगह से आते हैं, so it becomes difficult to comprehend at once। तो एक बार उन्हें हत्ते में लेना मतलब एक बारी में उनको समझ लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, that what exactly constitute a given environment, कि एक्चुअली में हमारा जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर जिसकी वजह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं, हम जो ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। सो इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन पार्ट्स। अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ याद आने लगी है कि ये एक लाइन है जो थोड़ी सी फैमिलियर लग रही है। चलो मैं बाकियों को हटाती हूँ, यहाँ से आपका थोड़ा सा ध्यान में दिलवाती हूँ कि यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटालिटी। कि पार्ट्स में पढ़ना तो इसको आसान है, लेकिन सोचो कि एक साथ ही पढ़ लो तो वो डिफिकल्ट है। याद है मेरा एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपके पास अकाउंटेंसी की एक जो फर्स्ट बुक है जिसमें आप सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ते हो, तो उन्होंने वहाँ पे उस पार्टनरशिप खोलने से लेकर बंद करने तक की कहानियों को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि तुम सोचो कि पहले चैप्टर में तुम सब कुछ पढ़ लो, एक ही बारी में तुम सब कुछ पढ़ लो, तो नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें वो चीज़ समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। हमारी बुक में भी तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए। पहले चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा, वो अगले चैप्टर उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में बताएगा ना, ताकि आप डिटेल में अलग अलग उनको अच्छे से समझ सको। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में याद है मैंने आपको एक फीचर में ये बात समझाई थी
कि अगर आप इसको पूरी तरीके से एक बारी में पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको कैसे करना है, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। तो बताओ बेटा ये चीज आपने कहाँ पढ़ी थी, रिलेटिविटी में, कॉम्प्लेक्सिटी में, अनसर्टेनिटी में या डायनेमिक में? बताओ, बता दिया ना तुमने, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इसका आंसर पता है। द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following doesn't characterize the business environment? This is the लड्डू क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, एम्प्लॉयज और अनसर्टेनिटी। मैडम ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या? क्यों नहीं आ सकता। मैं तुम्हें यहाँ पर CUET तक के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कुछ, तो CUET में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो घबराओ मत, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपनी क्लास 12th को अच्छे से पढ़ के चलोगे तो CUET के डोमेन में तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत लड्डू सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, पहले हम लोग देख लें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें बताना है कि कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। it enables a firm to identify the opportunity and getting the first mover advantage, क्या ये वाला पॉइंट है? या it helps to identify the threats and early warning signal, ये वाला? It helps in tapping the useful resources, या फिर it helps in improving the performance? So let's see कि क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में बात हुई है। देखिए ज़रा, SK Builders became the market leader in designer house segment as it was the first to recognize the need of using the artificial intelligence in designing the houses in changing environment of technological advancement. उन्होंने कहा कि SK लीडर जो है वो बन गए मार्केट लीडर किस एरिया में, डिजाइनर हाउस सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसे थे जिन्होंने आइडेंटिफाई करी द नीड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम लोग AI का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग हाउसेस में, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लगातार चेंज हो रही है। पहले आए और देखा और फायदा उठा लिया, मौके पे चौका मार लिया। तो मौके पे चौके वाला पॉइंट कौन सा था, जरा फटाफट से बता दो मुझे कमेंट में। जल्दी बताओ। बता दिया है, समझ आ गया मुझे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A. It helps the firm to identify the opportunity and getting the first mover advantage, जिसमें हमने मारुति उद्योग तक का एक एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होती है। फिर से मैं ये बात कहूँगी कि CUET के लिए भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलना है। तो एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा मिलता भी है तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा CBSE में ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ हम लोग कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ा रहे हैं CUET की तरफ भी, तो हम लोग उस चीज़ को भी यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसमें से कौन से है जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का इस्तेमाल किया। तो बेटा इसको ना आप क्यों भी ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पुट किए कि यहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आप एग्जाम टाइम में इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो देखो ज़रा, तो क्या आपको लगता है कि केंसाई पेंट्स है, कैन पेंट्स है, या गॉडलेस नेरोलैक है, या एशियन पेंट्स है, इनमें से किसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज का इस्तेमाल किया? तो मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है। द करेक्ट आंसर इज नेरोलैक। इन्होंने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि लीडर बन गए। नेक्स्ट, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विल हेल्प इन। अगर आप पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ कर चलते हो तो वो आपकी किस चीज़ में मदद करते हैं? नथिंग, किसी चीज़ में मदद नहीं करते। अरे बड़े नालायक हो यार, क्या दे रखा है। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डेवलपिंग द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैडम नथिंग तो देखो नहीं होगा, खैर है ना, और प्राइवेटाइजेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और नए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं हम यहाँ पर कह सकते क्योंकि वो हमारे चैप्टर 2 की कहानी थी। तो मैडम हमारे लिए तो ये है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि अगर हम टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा, थ्रेट का पता चलेगा, जिससे प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज B। चलिए आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, असर्शन रीजन, हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कॉन्स्ट्रेंट्स आर द कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। कॉन्स्ट्रेंट बेटा क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये होता है रुकावटें, यानी कि आप कह सकते हो वो प्रॉब्लम्स को, ठीक है प्रॉब्लम्स कर लो याद इसकी जगह पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉन्स्ट्रेंट्स आर द कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। ये रुकावटें या बाधाएं वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं रोकती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। बट द कॉन्स्टेंट्स आर दी सेम फॉर ऑल दी फर्म्स। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में किसी तरीके की बाधाएं हैं?
हाँ बाधाएं तो हैं, बिल्कुल है, रिस्ट्रिक्शंस तो आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो इस वाली बात से तो मैम हम सहमत हैं, बट क्या कॉन्स्ट्रेंट सेम होते हैं सभी फर्म्स के लिए? क्या ये जो रुकावटें हैं ये सभी फर्म्स के लिए आपको लगता है कि एक जैसी ही होती होंगी? कोई एक और इंडस्ट्री है जो हमारे जैसे ही काम करती है, उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारे लिए भी होगी, क्या ये बात सही है? क्या किसी का दुख हमारे लिए सुख हो सकता है, या हमारा सुख किसी के लिए दुख हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, सुख दुख अपोजिट चलते हैं। अगर आज मुझे कोई दुख हो रहा है तो हो सकता है किसी को इस बात से सुख हो रहा हो, और अगर किसी को सुख हो रहा है तो हो सकता है उस बात से मुझे दुख हो रहा हो। क्यों नहीं हो सकता है ना ये। तो इसका मतलब सुख दुख सबके लिए बराबर नहीं हो सकते। तो ये वाली बात मुझे बिल्कुल गलत लग रही है, क्योंकि अब मैं इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये चीज़ समझाऊं, तो किसी के लिए अगर कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी है तो किसी दूसरे बंदे के लिए वो थ्रेट हो सकता है। जैसे कि कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडियन मार्केट में एंटर कर रही है तो उनको यहाँ की मार्केट मिल रही है ना अपना सामान बेचने के लिए, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो गई। बट हमारे लिए तो कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आकर सामान बेचना शुरू कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो थ्रेट है। तो किसी के लिए कोई चीज़ अगर अपॉर्चुनिटी है तो दूसरे के लिए वो थ्रेट हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है कि वो सबके लिए सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अब करेक्ट ऑप्शन तो कौन सा होगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। समझ आया? चलिए आगे चले। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एज इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। उन्होंने कहा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, ये बात भी सही है। वो कंट्री टू कंट्री डिफर भी करता है, ये बात भी सही है। बट क्या डायनामिक की वजह से होता है? एज इट लिखा है उन्होंने। एज इट का मतलब है कि डायनामिक होने की वजह से कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। अगर वो ये लिखते बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो मैं इनकी इस बात को सही कह सकती थी। बट मुझे इनकी ये बात सही नहीं लग रही कि ठीक है आप ये तो कह रहे हो कि वो डायनामिक होता है, हाँ डायनामिक होता है, उसका फीचर भी है एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। क्या डायनामिक इसलिए क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री डिफर कर रहा है, या डायनामिक इसलिए है क्योंकि वो लगातार चेंज होता रहता है? कुछ तो गड़बड़ है मैम। बेटा यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन हमारे जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है ड्यू टू रिलेटिविटी। याद आया? रिलेटिविटी, रिश्तेदारी, कि कंट्री टू कंट्री अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ये बात हमने रिलेटिविटी में पढ़ी है। तो दोनों अलग अलग फीचर है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो मुझे तो पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पर फॉल्स नजर आ गई है। तो दूसरी में ना भी पढ़ूँ तो आंसर तो हम टिक कर सकते हैं, बट स्टिल चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। हाँ ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ फ्यूचर हैपनिंग्स ऐसी होती है जिनको हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो यू कैन से द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो लेट्स सी वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ये रहा, ये है आपके पास दैट द स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। चलिए चले आगे हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा 1 मार्क्स में अच्छी खासी केस स्टडी आपके पास। लेट्स सी क्या फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और कौन कौन से वाले आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर बेटा? देखो एक तो है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज वाला, और अपॉर्चुनिटी गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाला है, और आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल वाला है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ऑप्शन। लेट्स सी अब क्वेश्चन में क्या है। डॉल्मा एंड ऊना were gardeners with the decades of hands-on experience. They were the first one to recognize. अरे मैडम पता चल गया। They were the first to recognize the need of indoor gardens, especially for the plant lovers living in the apartment. वो पहले थे जिन्होंने ये पहचाना कि लोगों को अपने यहाँ पर, मतलब जो लोगों को पसंद है ये इस तरीके से प्लांट्स वगैरह अपने यहाँ पर ग्रो करना, तो उन लोगों ने ये चीज़ पहचान ली कि लोग जो प्लांट लवर्स हैं वो इंडोर गार्डन्स चाहिए उन लोगों को जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। सो दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू ऑफर द ब्यूटिफुल डिजाइनिंग आइडियाज फॉर द इंडोर गार्डनिंग थ्रू देयर इनोवेटिव वेंचर
माई स्पेस। तो उन्हें ये दिखा कि जो प्लांट लवर्स होते हैं वो अपने अपार्टमेंट में ये गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ पहले ही पहचान ली और ऑफर करना शुरू किया अच्छे अच्छे डिजाइनिंग आइडियाज लोगों को अपने एक इनोवेटिव वेंचर के थ्रू, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, माई स्पेस। माई स्पेस ने उनको क्रिएटिव आइडियाज दिए गार्डन वॉल के लिए, हैंगिंग गार्डन जैसे, विंडो गार्डन जैसे और बुक शेल्फ गार्डन जैसे आइडियाज उनके पास आए और भी बहुत कुछ। सो दे वर नो कॉम्पिटिटर्स, दे सून बिकम द मार्केट लीडर इन द फील्ड। मैडम हमने पहली लाइन में पहचान लिया था। क्या है करेक्ट ऑप्शन, बताइए बेटा क्या है करेक्ट ऑप्शन। ये लो मौके पे चौका मार लिया, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, लो तुम्हारे मतलब की चीजें आ गई हैं। फेसबुक, ट्विटर, लो ट्विटर का नया नाम क्या है जरा सब मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपडेट करो जरा इनको कि क्या है अब हमारे पास नया नाम। सो फेसबुक और वो नया वाला वर्जन एंड द व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल एनवायरमेंट। किसका पार्ट है ये, है ना लड्डू क्वेश्चन, बता दो जरा फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज द एग्जाम्पल ऑफ, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉय। मैम मजा आता है, मस्त मजा आता है जब दिवाली का टाइम आता है। यहाँ पे बताना है कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली किसका एग्जाम्पल है, किसका है बताओ। लीगल एनवायरनमेंट का है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का है या सोशल एनवायरनमेंट का है। जब दिवाली आती है तो हम सोशल होते हैं ना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं, है ना। और ऐसे में बहुत सारे बिजनेस को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी। तो ये किसका पार्ट है, ये दिवाली सेलिब्रेट करना, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम, हमारे वैल्यू सिस्टम, सोसाइटी ट्रेंड, ये सब किस में आते हैं मैडम, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आ गया आंसर आपको यहाँ पर समझ। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट, समायरा एंड अ फ्रेंड सना वांटेड टू वॉच अ मूवी ओवर द वीकेंड। चलो दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार हम एक वीकेंड पे मूवी देखेंगे। सो दे बुक द टिकट्स ऑनलाइन, तो घर बैठे ही ऑनलाइन टिकट्स बुक करी। चूज द सीट एज पर देयर प्रेफरेंस एट द क्लिक ऑफ अ बटन एट द डिजायर्ड मूवी हॉल। और घर बैठे सिर्फ टिकट ही बुक नहीं करी है, कहाँ बैठना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सीट भी बुक कर ली है। कैसे, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द माउस। आप कह सकते हो कि सिर्फ एक बटन को दबाकर ही उन्होंने ये काम कर लिया है। ठीक है, और अपने डिजायर्ड मूवी हॉल के अंदर वो भी। सो नाउ गोइंग टू द थिएटर फॉर बुकिंग द टिकट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब थोड़ी जरूरत पड़ती है आपको पहले बुक करने के, मतलब जाकर अपनी टिकट बुक कराने की, कहाँ घर बैठे सारा काम हो जाता है। तो ये कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, बताओ। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। चलिए यहाँ तक हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। Which of the following is not a part of social environment of business? इसमें से कौन सा social environment का part नहीं है, बताना है, नहीं है। Money supply, educational system and literacy rate, consumption habits and the life expectancy। मैं आपको कहूँगी कि वीडियो स्टॉप करो, पहले कमेंट करो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। मुझे मेरा मुंह फिलहाल आप बंद कर दीजिए कि मैडम आप शांत हो जाइए, हम जरा आंसर लिख रहे हैं, फिर आप बताइएगा। चलिए लिखो फटाफट, लिख लिया। यस, तो याद है जब मैं आपको सोशल एनवायरनमेंट पढ़ा रही थी या मैंने जितने भी आपको डायमेंशंस पढ़ाए, तो वहाँ मैंने आपको कंपोनेंट्स दिखाए थे कि बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ध्यान आ रहे हैं वो सारे ही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मनी सप्लाई। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, और ये बाकी सारी चीज़ें हमारे किसका पार्ट है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, इसे देख के थोड़ा घबराना मत, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी काम आने वाली है। ठीक है, चलो देखो। इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको इसको इन पॉइंट्स के साथ मैच करना है। तो पहला उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं। तो बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लिबरलाइजेशन का पार्ट है, प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैडम इन दोनों लोगों को नहीं जानते हम, और कुछ लोग जानते भी होंगे। एज पर द CBSE करिकुलम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया वाला एक टॉपिक होता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में, जो ओमिटेड है, बट कई कई जगहों पर इसे पढ़ा दिया जाता है। तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, एज पर CBSE ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट
कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा पूरा एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये वैसे भी पढ़ना ही है। तो थोड़ा सा अगर उसका ज्ञान आप यहाँ पर भी लेके चलोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है किसी किसी के स्कूल में ये पढ़ाया भी हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा फ्रीडम देना, सिंपल सा मतलब समझो, आपको पता है मैं आपको बहुत ऐसा पढ़ा देती हूँ कि आपको याद रहता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लिबरल, लिबर्टी, कि यहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम नहीं कराना, हमें उन्हें क्या देना है, फ्रीडम देनी है, क्योंकि वो खुल के काम कर सके। क्योंकि जब ये एक पॉलिसी आई थी एलपीजी की पॉलिसी, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, तो उससे पहले ना बिजनेसेस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते थे खुद से, अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे खुद से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली अलाउड नहीं था, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। तो जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो हमारे बिजनेसेस को इन रिस्ट्रिक्शन से हटा दिया गया और उन्हें फ्रीडम दे दी गई। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नाम दिया गया लिबरलाइजेशन। वाइल प्राइवेटाइजेशन क्या है कि उस लिबरलाइजेशन से पहले ही अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनको अलाउड नहीं था कुछ एरियाज में अपनी यूनिट सेट करना, और अगर उन्हें भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है एग्जिस्टिंग यूनिट को तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर भी कुछ आकर काम कर सके, हमारी मदद कर सके, अपना जो उसका प्रोफेशनलिज्म है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो जब हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया और पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस को कम किया, कैसे? बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हमने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे बोला गया प्राइवेटाइजेशन। सिंपली याद रख लो कि जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया और पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस को कम किया गया तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी दोनों को तो, भाइयों को तो आप जानते ही हो, है ना, इन दोनों भाइयों से मैंने आपकी जान पहचान करा दी। तो अब मुझे बताओ कि जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है, ऑर्डर इशू करती है, तो वो किसका पार्ट है? क्या वो लिबरलाइजेशन है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन है, क्या वो लीगल है या टेक्नोलॉजिकल है? ठीक है, मेरे बच्चों ने पहचान लिया है यहाँ पर कि वो लीगल इन्वायरमेंट है। अच्छा, उसके बाद इट रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, कि अब आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल नहीं है, वो हमने खत्म कर दिए। तो अभी मैंने आपको बताया गिविंग द फ्रीडम, तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन। उसके बाद इट फोर्सेस रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, फिर से वही जो मैंने अभी आपको बताई कि इक्विटी बेचना किसकी, पब्लिक सेक्टर की इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को बेचना, तो ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या हो गया है? ए का हो गया है थर्ड, और बी का हो गया है फर्स्ट, और सी का हो गया है हमारे पास फोर्थ, और बेटा डी का हो गया है सेकेंड। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 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 आगे क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 14 आया है। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14, लीगल इन्वायरमेंट इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एनी एंटरप्राइज। लीगल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। क्या ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, लीगल इन्वायरमेंट हमें फॉलो करना है, ट्रू। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। क्या हर मैनेजमेंट को हमारा जो ये लॉ वगैरह बने हुए इसको फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हम क्यों कहेंगे कि नहीं करना चाहिए? तो बातें तो दोनों सही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से ही हम लोगों को चूज करना है। ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बताओ कि क्या लीगल एनवायरनमेंट की ग्रेटर इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि हर एक मैनेजमेंट को हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको ओबे करना पड़ता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आ रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो जी, चले आगे, हो गया बढ़िया तरीके से समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगेन अ केस स्टडी टाइप एमसीक्यू, जिसमें आपको कहीं ना कहीं डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पे पेयरिंग हुई हुई है डायमेंशन की। आपको पहचानना है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल है या सोशल पॉलिटिकल है या सोशल इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, देखते हैं। सो क्वेश्चन इज डिजिलॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे पहली लाइन थोड़ी अच्छी सी लग रही है, डिजिलॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ काम करना शुरू किया है
किस चीज़ के लिए? एक डिजी लॉकर नाम से, जहाँ पर आपको पता है कि कितना काम का डिजी लॉकर है और बहुत सारे बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया हमारा इस बार भी अपने रिजल्ट तक के लिए। तो बहुत अच्छा एक इन्होंने एक इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया। क्या? इट एम्स एट द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट सच एज, क्या क्या रख सकते हो आप इसके अंदर? अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट रख सकते हो जो कहीं से भी आपके पास आए हो, मतलब डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड से आए होंगे। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का रख सकते हो इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो ये बार बार डिजिटल 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 कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि डिजिटल इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल, है ना। तो एक एनवायरनमेंट तो बहुत इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल। तो जब मेरे को टेक्नोलॉजिकल मिल गया तो मेरे को देखना है कौन से ऑप्शन में टेक्नोलॉजिकल है। मैडम यहाँ है और यहाँ है, ठीक। तो सॉरी, तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारे एलिमिनेट हो गए। पता ना तुम्हें, मैडम की तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ बट मैनेज करते हैं। तो बेटा ऑप्शन तो अब ये वाले दोनों बचे, है ना। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दिख रहा है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दिख रहा है। बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, स्टॉक मार्केट है, कुछ दिख रहा है ऐसा? ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ना। तो जो पहली लाइन मैंने कहा था कि मुझे अच्छी लग रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, तो क्या इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर? गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई ना। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई तो बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए बच्चों, हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हुए कंप्लीट। आज की जो हमारी ये पीडीएफ है, जो हमारा आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज है, वो 60 मार्क्स की है, 80 मार्क्स की नहीं है। क्यों? रीज़न आप सभी लोग जानते होंगे कि अब तक के जो 2 चैप्टर्स है वो थोड़े से थे लेंदी, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे कि हम इतने सारे क्वेश्चन उसके अंदर से बना सकते थे। बट समहाउ ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो बार बार वही सब चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो मैंने इसको 60 मार्क्स तक रखा है। बट हाँ, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और जो कि आपने देख भी लिए होंगे। तो 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ द एमसीक्यू, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए फटाफट से कि कितने 15 में से आपके मार्क्स अब तक आ चुके हैं, फटाफट से मुझे बता दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे के अपने क्वेश्चंस। देखो ज़रा, बता दिया ना तुमने? अच्छे बच्चे हो तुम, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे हो। हाँ जी, देखिए ज़रा, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। तो हमारी 3 मार्क्स की सबसे पहले नंबर की केस स्टडी, जिसके अंदर हमें यहाँ पर नेम देने हैं द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ओह सॉरी बेटा, ये हो गया हमसे एक एरर। बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। मुझे लग रहा है तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मैनेजमेंट घुसा दिया है इसके अंदर हमने, गलती से हो गया है, माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। तो ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बतानी है। अब फटाफट से एक्रोनिम बता दो कि इंपॉर्टेंस की एक्रोनिम क्या थी, फटाफट से बता दो, याद है ना तुम्हें? फटाफट से बता दो एक्रोनिम क्या थी, क्या थी भाई, याद करें। OTT क्रिएट करता है कंटेंट, OTT क्रिएट्स कंटेंट फॉर इंफॉर्मेशन, याद आया बेटा, है ना। जिसमें ओ से क्या मतलब था? अपॉर्चुनिटी, टी से मतलब था थ्रेट, फिर टी था टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, फिर सी था हमारे पास कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, और उसके बाद हमारे पास आई से क्या था? इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, और हमारे पास एक और भी तो पॉइंट है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है ना, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो बताइए बेटा फटाफट से आप मुझे अब यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, फिर देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंस है। चलो भाई देखो। So question is ABC Limited has opened a customized shoe business in 23 cities. यहाँ पर ABCD Limited है कोई, उन्होंने अपनी customized shoe business की 23 cities में उन्होंने अपनी शॉप खोली है। The organization has done a lot of research on the nature of the business environment. उन्होंने बहुत ज़्यादा research work किया business environment के nature को समझने के लिए, in which it is doing the business. The market is fragmented as there are many players, brand loyalty of the customers and keep on changing, customers are more demanding and there is a intense competition in the market. मुझे यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, वो बोल रहे हैं मार्केट ना फ्रेगमेंटेड है। कैसे फ्रेगमेंटेड है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी कि बहुत सारा कंपटीशन है। ब्रांड लॉयल्टीज है कस्टमर की जो लगातार बदलती रहती है, यानी कि कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है, कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं और यहाँ पर ना इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है।
ये इतना सारा चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कि ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको याद करो, आपने कहाँ पढ़ा था कि इतना सब कुछ होता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। याद करो, याद करो। पहली इंपॉर्टेंस हमें मिल गई है कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। ये हमें मिल गया अपना पहला पॉइंट, कि पहला पॉइंट क्या है, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, और उसकी लाइंस हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एवरी वीक ऑन सैटरडे द डायरेक्टर्स सिट फॉर अ मीटिंग एंड डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एवरी वीक ऑन सैटरडे द डायरेक्टर्स सिट फॉर द मीटिंग एंड डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बेटा किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं ये लोग, किस तरफ बताओ, प्लानिंग की तरफ, है ना। दे रिलाई ऑन देयर सर्वेज एंड द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंपनीज टू अचीव द पॉलिसी मेकिंग एंड डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये लो, पॉलिसी भी आ गया है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन किसको इंडिकेट करता है बेटा, प्लानिंग को। तो यहाँ से आपको अपना दूसरे इंपॉर्टेंस का पॉइंट मिल गया है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग एंड कौन सा भैया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये हमें मिल गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस का पॉइंट। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास आगे, विद ऑल द रिसर्च द कंपनी हैज रियलाइज्ड दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट tend to have a lot of impact on the organization, so it is necessary to continuously monitor it। वो कह रहे हैं कि हमने ये देखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है, इसका जो इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर वो भी लगातार बदलता रहता है, तो हमें टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, किस चीज़ में हेल्प करता है, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, क्योंकि ये हमें टाइम टू टाइम हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो बेटा ये है वो तीन हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो जिन भी बच्चों ने क्लास अच्छे से अटेंड करी होगी, नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, उनको आज पढ़कर आए होंगे, वो डेफिनेटली लाइंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से केस स्टडीज़ में छुपी होती हैं वही लाइंस जो आपने वहाँ पर पढ़ी है। बस थोड़ा बहुत वो उसका रूप रंग बदल देते हैं, अदरवाइज बात वहाँ पर वही हो रही होती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा डायमेंशन का क्वेश्चन है। मैंने केस स्टडी को यहाँ से पढ़ना शुरू नहीं किया, मैंने यहीं से पढ़ना शुरू किया कि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया बीइंग रेफर्ड टू हियर, कौन सा डायमेंशन है, एंड स्टेट एनी 3 फैक्टर्स, कोई 3 फैक्टर बताने हैं विच ब्रॉडली अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन को अफेक्ट कर रहे होंगे एज आइडेंटिफाइड इन द पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, जो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया होगा। तो पार्ट बी की बात तो बात की आएगी, पहले हम पार्ट ए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा है। सो लिखा है पोस्टेज स्टैम्प्स हैव बीन अनवेल्ड टू commemorate the 140 years of existence of country's first stock exchange, the Bombay Stock Exchange. The setting up of the BSE is considered to be the greatest revolution that took place in the financial market, as it acts as a key driver for the economic growth of a country. This is due to the fact that there exists a strong correlation between the economic growth and the capital accumulation. तो बेटा ये जो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने कहानी हमें सुनाई, उसके अंदर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब सेटअप हुआ तो ये बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, एक रेवोल्यूशन की तरह आया हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन हमें देखने को मिला, यानी कि एक बहुत ही गहरा रिश्ता हमें देखने को मिला किसके बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल एक्यूमुलेशन के बीच में। तो इतनी सारी ये जो बातें कर रहे हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि ये कौन सा डायमेंशन है जो इस चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है। प्योरली अगर आप यहाँ देखो तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है बेटा, किसी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, और जब मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए तो मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, कहीं ना कहीं अगर शेयर मार्केट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका असर हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है।
और इकोनॉमिक का अफेक्ट होना कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट होता है बेटा, ये पार्ट होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन से इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब मैडम वो बताना है कि फैक्टर्स, वो कौन सा फैक्टर है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। स्टेट एनी 3 फैक्टर विच ब्रॉडली अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया एज इन पार्ट ए। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हाँ, इसके रेफरेंस से आपको बताना है कि क्या हमारा इफेक्ट पड़ सकता है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर। तो एक तो देखो उन्होंने सीधी सीधी से यहाँ पर ये बात बता दी है कि कहीं ना कहीं जब यहाँ पर चेंजेस आएंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल एक्यूमुलेशन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉरुलेशन है तो असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव कॉरुलेशन। पॉजिटिव कॉरुलेशन मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। और ज़्यादा ज़्यादा अगर कैपिटल का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब कि हमें कैपिटल का बेसिकली फॉर्मेशन करना है। आपने एक वर्ड सुना होगा कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपने सुना होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, मैं तो इसको ऐसे बोलती हूँ, पैसे से पैसा कमाना। मैं तो ये बोलती हूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि आपने जितना पैसा लगा रखा था उसके अंदर और अगर आप एडिशन कर पा रहे हो तो वो कैपिटल फॉर्मेशन है। तो सिंपल से मुझे तो ये समझ में आता है कि पैसों से पैसा कमाना। तो जितना ज़्यादा ये पैसों से पैसा आप कमा पाओगे उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें इस चीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। प्लस हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बूस्ट हो पाएगी, क्योंकि हमें ना एक मीडियम मिल गया है पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। आपको एक मीडियम मिला कि आप पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो, तो फाइनेंशियल मार्केट बूस्ट करेगी। तीसरा फैक्टर आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में भी, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी आजकल ऑनलाइन यूज़ की जाती है, मतलब ऑनलाइन हम लोग सब चीज़ों को काम करते हैं। तो इकोनॉमिकली हम लोग अपग्रेड होंगे, टेक्नोलॉजिकली भी हम अपडेट हो पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि एक इन्वायरमेंट का चेंज कहीं ना कहीं दूसरे इन्वायरमेंट को भी क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है कि उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा आंसर है जिसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो और अपने तरीके से लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास अगेन एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड, ज़रा ढूंढे। ये लिखा है एक्सप्लेन व्हाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिडर टू बी क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब मैं क्वेश्चन ना भी पढ़ूँ ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि कैसे जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं क्या आपको ये याद नहीं आ रहा ये वर्ड कि आपने कहीं पढ़ा है, आपने फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े हैं, और उसी फीचर में आपने एक फीचर पढ़ा है इंटर रिलेटेडनेस। कौन सा फीचर पढ़ा है बेटा आपने, इंटर रिलेटेडनेस। और इंटर रिलेटेडनेस ये बताता है कि किस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के वो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि सोसाइटी में हेल्थ ट्रेंड आया है ना, फिटनेस ट्रेंड आया, तो फिटनेस ट्रेंड की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई कि हम लोगों ने डाइट कोक इस्तेमाल करना शुरू किया, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू हो गई। तो एक इन्वायरमेंट का चेंज दूसरे इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंजेस लेकर आता है। तो बस इस तरीके से आपने वही वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल्स। तो मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया है बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पर आंसर बता दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि इसी से रिलेटेड ये बताओ कोई 2 रिलेटेड डायमेंशंस बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट के इसी से रिलेटेड। तो ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर उस हिसाब से बताते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है जरा देखें। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन बाय द ब्रिटेन to exit to the European Union, the new trade agreement will came into the force from the EU as it counts for 35 to 40% of the auto components export from India। ये देखो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वर्ड दिखा, याद करो एक्सपोर्ट मैंने आपको कहीं बताया था। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक कंट्री के बारे में बात हो रही है कि उनका कोई डिसीजन है। टाटा मोटर्स ऑन द ब्रिटेन लार्जेस्ट कार मेकर जैगुआर लैंड रोवर has been Britain for 3 decades and makes 4,75,000 cars a year in the country, of which most of them are exported inside the European Union and beyond. JLR estimates their annual profit could be cut by 1 billion pounds, और डॉलर में उसकी प्राइस भी आपको यहाँ पे दे रखी है, by the year 2020।
तो इतना सब कुछ लिखा है, बाहर की बात हो रही है तो बाहर की लैंग्वेज में हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिख रहा है, हमें सिर्फ डायमेंशन पहचानने हैं। तो डायमेंशन के लिए आप ये मत समझो कि मैडम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में कह रहा है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं 2 डायमेंशन। तो आप तो अपने वो की पॉइंट ढूंढा करो बस कि आपको क्या लिखा हुआ है, आपको किसी को समझाना नहीं है जाकर इन सब चीज़ों को कि ये क्या करा है ब्रिटेन वालों ने, क्या नहीं करा, आपको ढूंढना है कि आपका कॉन्सेप्ट उसमें कहाँ पर छुपा हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कुछ कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स ढूंढो। पहली बात, उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में यहाँ पे जो भी बात है वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ब्रिटेन को वो ज़्यादा दिखा रहे हैं, इंडिया के बारे में कम बात हो रही है। हमने यहाँ पे देखा इंडिया के बारे में यहाँ पे बात हुई है क्योंकि एक्सपोर्ट चल रहा है। ठीक, अब आप याद करो कि एक्सपोर्ट वाला पॉइंट आपने कहाँ पढ़ा था, याद करो आपने एक्सपोर्ट वाला पॉइंट कहाँ पढ़ा था, बताओ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ आ रहे थे आपके, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, बताओ आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक, अच्छा उसके बाद अब बताओ, मैंने वहां पर लिखा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन बाय द ब्रिटेन, ब्रिटेन ने कोई डिसीजन लिया, आगे भी कुछ बातें हो रही हैं, बताओ डिसीजन की वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है ना। सोचो, कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं हमें टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम लो, आराम से लो और सोचो इस चीज़ के बारे में। और देखो यहाँ उन्होंने हमें एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगी, यहाँ उन्होंने कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा है कि आपको ऊपर से आइडेंटिफाई करके लिखना है। हाँ, बस उन्होंने एक चीज़ बोल दी है कि रिलेटेड बता देना, कि जो भी चीज़ आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी है उससे रिलेटेड बता दो कि अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ रही हैं या घट रही हैं, वो किसकी वजह से बढ़ रही हैं, क्या हुआ, किसने वो चीज़ डिसीजन ली, कहाँ, कौन इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों के बीच में। कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, 2 देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 देश मतलब सरकार। तो यहाँ पर जो आपको दूसरा इन्वायरमेंट दिख रहा है बेटा, वो दिख रहा है हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक, समझ आ गया कौन से 2 डायमेंशंस थे, तो 2 डायमेंशंस भी हो गए और एक आपका फीचर भी हमें एक्सप्लेन करना था। क्लियर। चलिए 3 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे बताइए कि 3 मार्क्स के हमने जो क्वेश्चन किए उनमें से आपको किसी में प्रॉब्लम है और कितने मार्क्स आपके आए हैं वहाँ तक, वो मुझे आप बता दीजिए। चलो बता दो, 9 नंबर और कर लिया आपने। 3 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 9 नंबर आपने कंप्लीट कर लिए। तो बता दो 9 नंबर में से भी कितने मार्क्स आए आपके। थोड़े से मुझे लग रहा है कि शायद 3 मार्क्स के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, ऐसे ही आते हैं कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े थोड़े से टेढ़े टेढ़े से, है ना। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। तो ये मत सोचना किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। पहली बात तो किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, हमें उसको पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो हम फैमिलियर हो चुके होंगे, तो हमें पता है कि इसके अंदर से हमें क्या पढ़ना होता है, तब हम थोड़ा सा हल्के में ले लेंगे, बड़े वाले चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे। लेकिन अभी जब पहली बार पढ़ रहे हो तो हल्के में नहीं लेना है, हर चैप्टर को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है और हर तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कपिल शर्मा इज वर्किंग, हमें क्या करना कपिल शर्मा का, हम पहले ये तो देख लें करना क्या है। चलो लड्डू क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो टर्म है बिजनेस एनवायरनमेंट वो एक्सप्लेन करनी है, पहली बात। उसके बाद एक्सप्लेन करना है द टर्म थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, यानी कि ढूंढना है कि कहाँ थ्रेट के बारे में बात हो रही है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात हो रही है, और बस बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तो बस ऐसे लिख दो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट दैट में अफेक्ट योर बिजनेस परफॉर्मेंस। डेफिनेशन लिख दी। अब थ्रेट और अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर है। चलो जी, कपिल शर्मा जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लें, कहाँ काम कर रहे हैं ये। So Kapil Sharma is working as a country head of a company. वाह भाई वाह, country head of a company which owns a chain of malls under the name of Vershioso in the various parts of India. Through an analysis report of business environment, it has been brought to the notice that in the coming year, shopping at a mall will not necessity for the buyers as purchases can be made online from anywhere and any time with ease and at the customer convenience। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की, जहाँ पर उनके नोटिस में ये बात आई कि अब ना मॉल में जाकर शॉपिंग करना बायर्स के लिए एक नेसेसिटी नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब वो ऑनलाइन कहीं से भी कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। So malls will have to provide much more than shopping to be able to attract the customer। तो अब malls को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। So he recommends that
The mall should be restructured into recreation centers, offering more spaces to socialize and host the events and the concerts and provide the ample food and the beverage option. तो उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, ही रिकमेंड, उसने रिकमेंड किया कि जो मॉल है अब वो क्या करेगा, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, वो कुछ रिक्रिएशन सेंटर्स यहाँ पर रखेगा, ज़्यादा लोगों को स्पेस देगा ताकि वो सोशलाइज हो सके आपस में, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे और अच्छा खाने पीने का सामान यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद consequently the share of the entertainment segment and the food beverages segment in overall mall space is increased by 20%. तो अब देखो उन्होंने क्या बताया कि ये सब करने की वजह से जो एंटरटेनमेंट सेगमेंट था, फूड बेवरेज सेगमेंट था, वो ओवरऑल मॉल स्पेस जो था वो इंक्रीज हो गया 25% से. एज अ रिजल्ट द कंपनी गेन एनॉर्मसली बाय गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो देखो भैया, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपने आप में उन्होंने एक लाइन लिख दी है, तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गया होगा, आपको अपॉर्चुनिटी की लाइन तो यहाँ से मिल गई है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हुई है. लेकिन थ्रेट कहाँ देखने को मिला आपको, थ्रेट कहाँ आपको देखने को मिला, जब आपने ये देखा कि उन्होंने एक बात बोली कि क्योंकि अब एक रिपोर्ट ये कहती है कि क्योंकि अब ऑनलाइन ही सब कुछ मिलने लग गया है लोगों को घर पे उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो मॉल में लोग नहीं आएंगे. ये थ्रेट था भैया, मॉल का हेड था, उसे ये समझना था कि अब लोगों को मॉल में बुलाना है, बट मॉल का सारा सामान तो उनको घर बैठे ही मिल रहा है, तो ये उनके लिए थ्रेट था. उस थ्रेट को सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने आगे कुछ रिकमेंडेशन दिए और उस रिकमेंडेशन की वजह से उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया. तो यहाँ पे पहचाना हमने थ्रेट और नीचे वाली लाइंस में हमने अपॉर्चुनिटी. तो आपको डेफिनेशन देनी है थ्रेट और अपॉर्चुनिटी की और लाइंस लिखनी है. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा फिर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. लेट्स सी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे. बाय कोटिंग द लाइंस, लाइंस कोट करनी है, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कोई भी 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट के कोई 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं. ठीक, चलो देखते हैं, लेट्स सी कि कौन से हैं. सो बेटा लिखा है द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अ पायनियर प्रपोजल टू लॉन्च द सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीज द ईज एंड द यूसेज फॉर द कंज्यूमर. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक प्रपोजल है हमारे सामने कि हम एक सिंगल कार्ड बनाएंगे जो डेबिट कम क्रेडिट, मतलब दोनों तरीके का हाइब्रिड होगा और आसानी से हमारे जो कंज्यूमर्स है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उनके यूसेज को हमें और इंक्रीज करना है. द कार्ड विच विल बी कॉल्ड द नेशनल मोबिलिटी कार्ड, नाम भी बताया उन्होंने आपको कि कार्ड का नाम क्या है, विल हैव अ यूनिक एडवांटेज फॉर मेकिंग द पेमेंट. अब इसके लिए हम उन्होंने कहा कि अलग से कुछ एडवांटेज देंगे ताकि आप पेमेंट कर सको मेट्रो, बस, पार्किंग में एंड मेकिंग द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द विजिट अब्रॉड. और इवन अगर आपको अब्रॉड भी जाना है, वहाँ भी विजिट करना है, तो वहाँ के लिए भी आपको आसानी रहेगी. आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, अब इस न्यूज़ को सुनते ही मेगा बैंक डिसाइड टू लॉन्च अ मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन द सिमिलर लाइंस. बताओ, एक ने कुछ सोचा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिडर किया इस प्रपोजल को और एक कार्ड का नाम भी उन्होंने यहाँ पे बताया, और इन सब चीज़ों को सुनते ही मेगा बैंक ने इस काम को करना शुरू कर दिया सिमिलर लाइंस के अकॉर्डिंग, सो दैट दे कुड बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, ताकि वो पहले बन सके जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा. तो मौके पे चौका मारा, मौका प्रस्त आदमी बने वो, और उन्होंने मौके पे चौका मार के डिजिटलाइजेशन के ट्रेंड को बढ़ते हुए ये काम करना शुरू कर दिया. ठीक, चलो आगे क्या हुआ. In order to improve their performance, they laid down a plan to hire the more people in their marketing department and prepare the guidelines to train their sales force to market the new card facility being launched. तो मैडम यहाँ से आपने ये तो बता दिया कि पहला वाला तो ये था identifying the opportunity and getting first mover advantage. तो बेटा पहला पॉइंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बट सेकंड पॉइंट क्या है मैडम, सेकंड वाली बताओ कि सेकंड वाली इंपॉर्टेंस कौन सी है. तो मेरे बच्चों आपको यहाँ से दिखा होगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस दे लेड अ प्लान टू हायर मोर पीपल. उन्होंने डिसाइड किया कि ज़्यादा लोग रखेंगे और प्रिपेयर करी गाइडलाइंस. कीवर्ड है, प्लान तो पता चल गया, सीधे सीधे प्लानिंग है. गाइडलाइंस किसको बोला गया था बेटा, गाइडलाइंस पॉलिसी को. तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली प्लानिंग करी और पॉलिसी बनाई. तो दूसरा पॉइंट आपको कौन सा मिला, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट. ये लो, कंप्लीट
दोनों इंपॉर्टेंस हमने लाइंस भी कोट कर दी, आइडेंटिफाई आप कर ही लेंगे। तो बताइए 20 तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 MCQs हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है हमसे। Ramesh has recently completed his graduation from a well-known institution in Kolkata. He was too much interested in graphic designing and printing, therefore, he pursued a side course along with his graduation. तो रमेश के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि रिसेंटली उसने अपना ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट किया एक बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूट से, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग में इंटरेस्टेड था। तो इसके लिए उसने एक साइड बाय साइड, उसने ग्रेजुएशन के साइड बाय साइड उसने इसका कोर्स भी किया। नाउ उसने अपनी एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री सेटअप करी है विद द नेम रमेश प्रिंटर्स लिमिटेड इन अ रूरल एरिया वेयर द प्रिंटिंग फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल। तो उसने एक ऐसी जगह पर अपना काम करना शुरू किया जहाँ पर ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं कर रहा था। अब तक उसने देखा कि ये जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। सो इट्स मेन बिजनेस वॉज टू प्रिंट द विजिटिंग कार्ड एंड एडवर्टीजमेंट बैनर्स। तो बेसिकली वो लोग क्या करते थे, बिजनेस कार्ड्स बनाते, विजिटिंग कार्ड्स बनाते थे और एडवर्टाइजमेंट बैनर्स बनाते थे। बट one negative factor that is affecting this industry to some extent is that the preference of the customers are changing। लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर ऐसा था जो इस बिजनेस को कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा था, वो था कस्टमर की प्रेफरेंस का लगातार चेंज होना। सो दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू द डिजिटल मार्केटिंग। तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ये काम करना शुरू किया, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी। Now it has also been noticed that printing industries, only those companies are making the huge profit that have adopted the modern technology। और ये भी देखने को मिला कि जो भी कंपनीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी वही यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रही थी। सो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज मेड सच चेंजेस इन द टैक्स पॉलिसी दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे टैक्स पॉलिसी के अंदर, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रमेश प्रिंटिंग लिमिटेड made a thorough study of the business environment and accordingly he made the necessary changes in the working of his business। तो उसने सारी चीज़ों को एनालाइज किया, स्टडी किया अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, और अपने बिजनेस की वर्किंग के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए। नाउ our question number 1 is based upon this paragraph। One negative factor that is affecting this industry to some extent is the preference of the customer। कस्टमर का प्रेफरेंस जो था, जो लगातार बदल रहा था, वो इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा था। तो ये प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है? पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। फटाफट से बताइए जल्दी। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, सोशल इन्वायरमेंट। ये मैंने आपको जब कंपोनेंट्स बताए हैं तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था कि कस्टमर का प्रेफरेंस किसका पार्ट होता है आपका, बताइए जल्दी, सोशल इन्वायरमेंट का। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ मेड सच चेंजेस इन टैक्स पॉलिसी। वो जो टैक्स पॉलिसी की हम बात कर रहे थे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस किए और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था इसका अपने प्रिंटिंग इंडस्ट्री पे देखने को मिला। तो यहाँ कौन सा डायमेंशन है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल? बताइए जल्दी बताइए, इसमें आपको कौन सा देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, टैक्स पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंजेस करें जिसकी वजह से आपको ये चेंज देखने को मिला? बताइए। गवर्नमेंट ने चेंज की टैक्स पॉलिसी जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। टैक्स आया बेटा, टैक्स किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। कुछ बच्चे हो सकते हैं इसका आंसर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लिख दे कि गवर्नमेंट को देखते हुए आपको देखना है कि कौन से इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ा था। गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी लेकर आई तो टैक्स की वजह से क्या हुआ, टैक्स की वजह से उस बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा ना। जैसे हो सकता है कि अगर टैक्स बढ़ा दिए गए होंगे तो रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा होगा, घटा दिए गए होंगे तो फ़ायदा हो रहा होगा। तो मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ाया था तब भी समझाया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, it has also noticed that in the
printing industry, only those companies are making the huge profit that have adopted the modern technology. तो जो कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही थी सिर्फ वही सक्सेसफुल हो रही हैं. तो वो कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है? पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल? ये तो बहुत ईजी था, लड्डू क्वेश्चन है हमारा. टेक्नोलॉजिकल. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. विच वैल्यूज हाईलाइटेड हेयर इन दिस केस? कौन सी वैल्यू दिख रही है कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर रूरल डेवलपमेंट चल रहा है, जेंडर इक्वालिटी हो रही है, या सिंपैथी टुवर्ड्स द अदर? तो बहुत क्लियर सी बात थी, उन्होंने एक रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए काम किया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जहाँ पर कोई और इंडस्ट्री सेटअप फिलहाल इस वाली इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एंटर नहीं हुआ था. तो रूरल एरिया की बात हुई तो रूरल डेवलपमेंट ही हम यहाँ पर टिक करेंगे. ठीक है, ईजी था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. नेक्स्ट एक अच्छी खासी केस स्टडी है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर. और क्या हाईलाइट करना है बेटा? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए मुझे बता दो एक्रोनिम क्या होता है. इसके लिए आपको किसी को याद भी करना है. मैंने बताया था कि आपके कोई एक फेवरेट सर है, आप उन्हें याद करेंगे क्योंकि वही हमें अपने नाम से यहाँ पर बताएंगे द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या थी बेटा वो एक्रोनिम? CA, सर, ड्यू और चले. CA सर, ड्यू चले. तो बताओ भाई, C से क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी. A से क्या होता है? एग्रीगेट यानी कि टोटलिटी, एग्रीगेटिव इन नेचर. S से थे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस. I से थे हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस. R से थे हमारे पास रिलेटिविटी. D से हमारे पास डायनामिक और U से हमारे पास अनसर्टेनिटी. तो ये हमारे वो फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं. लेट्स सी कौन कौन से फीचर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है बेटा, देखते हैं. So Raise the Bar is a sports equipment company. It has different branches in different parts of the world. However, the requirement of the sports equipment are different in different branches. तो मुझे ये लाइन थोड़ी सी अच्छी लग रही है कि उन्होंने रेज द बार करके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी अपनी स्टार्ट करी है जिसकी ब्रांचेस अलग अलग पार्ट्स में हैं, और जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वो डिफरेंट है डिफरेंट ब्रांचेस में. यानी कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग है, जहाँ जैसा है वैसी ही डिमांड आ रही है. तो जो जैसा माहौल वैसा इन्वायरमेंट, ये आपने कहाँ पढ़ा है? कहाँ, कौन से फीचर में पढ़ा है? याद करो, फटाफट बताओ कौन सा फीचर था? रिलेटिविटी. एक रिलेशन देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ आया आपका रिलेटिविटी. ठीक, चलो एक मिल गया. दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द कल्चर एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. और देखो ये लाइन भी इस चीज़ को पूरे तरीके से बता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लाइफस्टाइल है लोगों का, तो इसलिए हो रहा है. द मार्केट इन विच इट इज डीलिंग हैज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ. द मोर द अवेयरनेस द मोर इज द डिमांड ऑफ सच इक्विपमेंट. जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर उन लोगों को डिमांड देखने को मिल रही है. सो कंपनी नोज द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट इज अनप्रिडिक्टेबल. The company knows that the demand for these products is unpredictable. Unpredictable. कहाँ बताया था unpredictable? क्यों? As a new design keeps on coming and the industry keeps on changing accordingly. कहाँ बताया था मैंने आपको unpredictable? किसको डिस्क्राइब करता है? सीधे सीधे आंख बंद करके लिख देना, uncertainty. Uncertainty में मैम हमने ये पढ़ा था कि unpredictable events होते हैं. ठीक है, दो मिल गए. There is a research and development department which keeps on updating the equipments in material and design. However, the outside business environment is characterized by changing customer preference, entry of the new competitors. अब यहाँ पर भी मुझे कुछ दिख रहा है कि उन्होंने कहा there is a research and development department which keeps on updating the equipment. Updating यानी कि change को accept कर रहे हो, और आगे फिर से ये बोला हाउ एवर द आउटसाइड बिजनेस एनवायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कि लगातार जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं. तो मुझे तो यहीं से समझ में आ गया अपडेटिंग द इक्विपमेंट कि जैसे चेंजेस हो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो. क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट कैसा होता है? डायनामिक होता है. लो जी, चेंज से हमें यहाँ पर क्या मिल गया है? डायनामिक मिल गया है. बेटा कीवर्ड समझ पा रहे हैं ना? मैं समझ पा रही हूँ ना तुम्हें जो चीज़ें मैंने वहाँ पर एक एक डिटेल में समय लगाती हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने में, बट मेन पॉइंट ये होता है कि हमें अल्टीमेटली केस स्टडीज़ को क्रैक करना है. तो उसको क्रैक करने का एक ही हमारे पास तरीका है कि हम अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मेंटेन करें. और वो क्लैरिटी आप सोचो कि बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी में हो जाए तो वो नहीं हो सकता. जल्दी का काम शैतान का होता है. हमें नहीं शैतानी करनी इतनी ज़्यादा, हमें ऐसा नहीं करना है ना. तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करती हूँ.
ठीक, अब आगे देखो जरा, आगे की लाइनों पर चलते हैं। आगे की लाइनें हैं, अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, कहाँ गए भाई, हम खो गए। अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, हाउ एवर after the meeting it was realized that the business environment can't be understood in totality, it can only be understood by breaking into the dimensions. रिश्ता वही सोच नहीं, तो मतलब सोच नहीं 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 सोच नहीं, मतलब कि बात तो वही कह रहे हैं, बस थोड़े से अलग शब्दों में कह दी। उन्होंने बोला कि हमने ये रियलाइज किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि टोटल में नहीं समझ पा रहे हैं। याद करो, ऐसा आपने कहाँ पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। पहला एमसीक्यू ही इसके ऊपर था, कॉम्प्लेक्सिटी। लो जी, आपको 4 फीचर्स यहाँ पर मिल गए हैं। And the result of the successful meeting could be seen in the performance of the company, record sales in the coming year, क्योंकि रिकॉर्ड सेल हुई। तो हमें तो हमारे 4 फीचर्स यहाँ पे मिल गए। कौन कौन से थे बेटा? वो डायनेमिक था, रिलेटिविटी था, और आपका और कौन सा मिला था, बताओ बताओ? डायनेमिक, रिलेटिविटी और अनसर्टेनिटी, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी मिल गया। ठीक है, चलो। और मैंने बताया था ना आपको कि ये 3 बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे तुम्हें, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक और रिलेटिविटी। बट अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी इन सबसे रिलेटेड, मीनिंग आपने इन डेप्थ समझा होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर हाईलाइट करने हैं, लाइन्स कोट करनी है। ठीक है, लेट्स सी। थोड़ी अच्छी खासी केस स्टडी बड़ी सी दिख रही है मुझे यहाँ पर, देखते हैं। तो यहाँ पर है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CHD कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दिल्ली, मिस्टर प्रवीण कौशिक, गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिजनेस मैगजीन दैट द गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट द रूरल डेवलपमेंट. So with this aim in the mind, the government has announced to give the several exemptions for the setting up of the industrial unit in the rural area. तो यहाँ कुछ अच्छा सामाजिक कार्य किया जा रहा है। मिस्टर प्रवीण कौशिक को इन्फॉर्मेशन मिली है बिजनेस मैगजीन से कि जो गवर्नमेंट है वो रूरल डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए उनका एम है कि उन्होंने भाई रूरल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी एग्जेम्पशंस जो हैं वो प्लान करी हैं कि रूरल एरिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। सो मिस्टर कौशिक प्रेजेंटेड दिस मैटर इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उन्होंने ये सब बातचीत करी। इन द मीटिंग हिज प्रपोजल टू सेटअप द प्रोजेक्ट इन द रूरल एरिया वाज ग्रांटेड द अप्रूवल, और उसको अप्रूवल भी मिल गया। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड सेड दैट दो थ्रू सच अ डिसीजन द कंपनी विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड द रूरल एरिया एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो डेवलपमेंट भी हो जाएगा और कंपनी को प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अब तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं खास जो हमारे काम की चीज़ हो। आगे देखते हैं। After a few days, Mr. Kaushik read the another news in the business magazine that construction company had been earning a lot of profit in the last many years, and attracted by the profit in the business, several multinational companies were going to enter the market. अब क्या पता चला यहाँ पर हमें, यहाँ से कुछ काम की चीज़ निकली कि कुछ दिनों बाद मिस्टर कौशिक ने एक अनदर बिजनेस मैगजीन पढ़ी, जहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है पिछले कुछ सालों से, और इसी प्रॉफिट को देखते हुए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में एंटर कर रही हैं। तो मार्केट में लोग एंटर कर रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर वो ऑलरेडी हैं उस बिजनेस के अंदर और लोग एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नए लोगों की एंट्री उनके लिए क्या है, उनके लिए थ्रेट है। तो यहाँ से आपको अपना पॉइंट मिल गया, कौन सा? दैट इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग क्या बच्चे? थ्रेट्स। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्या आपको मिला यहाँ पर पॉइंट हमारा कि कौन सा है कंप्लीट? अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक, चलो एक आपको इंपॉर्टेंस यहाँ से मिल गई है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर कौशिक once again presented this information before the meeting of board of director. दोबारा मीटिंग हेल्ड की गई फिर उसके बाद, and in the meeting it was decided that in order to face this situation they should concentrate on quality and advertisement. अब उन्होंने सॉल्यूशन निकालना शुरू किया कि अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए काम करते हैं, क्वालिटी पे वर्क करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। By doing so on the one hand they would be able to compete. तो ये काम करके उन्होंने क्या किया? फुल फोर्स के साथ काम किया, compete किया, एंड ऑन द अदर हैंड सोसाइटी विल गेट द बेटर सर्विस। और इसी के साथ साथ क्या हुआ? सोसाइटी को बेटर सर्विस भी मिली। अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करी? एक तो मैंने आपको बता दी, दूसरी आप मुझे बताओ, फिर मैं तो आपको बता ही दूंगी। बताइए। यहाँ से आपने गुणे पढ़ना है मिस्टर कौशिक से, जहाँ से आपको दूसरी मिलेगी। मिस्टर कौशिक once again presented this information
before the meeting of the board of director. In the meeting, it was decided that in order to face the situation, they should concentrate on quality and advertisement. And by doing so, on the one hand, they would able to compete with full force, and on the other hand, society will get the better service. एक तो ये है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमने कुछ मिस किया हो. मुझे नीचे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब हमने देखा कि कोई एक थ्रेट है तो नीचे बस उन्होंने उस थ्रेट का सॉल्यूशन निकाला था. ठीक, एक बात दोबारा से पूरे पैराग्राफ को यहाँ से देख लेते हैं. द मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हमारा मिस्टर कौशिक, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है. उसने देखा कि वहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं, एंड विद दिस एम इन माइंड उसे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि गवर्नमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है. तो इसी को अपने माइंड में रखते हुए उन्होंने देखा कि एग्जेम्पशन भी मिल रही है. उन्होंने मीटिंग हेल्ड करी और एक प्रपोजल रखना शुरू किया कि इससे पहले कि कोई और आए हम इस काम को कर लें. तो बेटा पहला पैराग्राफ ऐसे ही नहीं था, वो हमें दे रहा था अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ से आपको पहले वाली जो इम्पोर्टेंस है वो मिली. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो होता है समटाइम्स कि हम लोगों को किसी एक क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड करना पड़ता है, कि स्टार्टिंग में तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था कि कुछ है यहाँ पर ऐसा, बट नीचे जाकर जब थ्रेट पता चला तो थ्रेट की वजह से अपॉर्चुनिटी भी हमें यहाँ पे पता चल गई. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पहले बारी में ही पहचान लिया होगा, नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, हमने सेकंड टाइम पे पहचान लिया. ठीक, चलो भाई मेरे बच्चे तो समझदार हैं. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑल अबाउट कि आपको एक वन पर्टिकुलर फीचर आइडेंटिफाई करना है और 2 डायमेंशन आपको यहाँ पर पहचानने हैं. ठीक, सो ऑफन इट इज ऑब्जर्व दैट सम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री आर इन फेवर ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू द बिजनेस व्हाइल सम आर अपोज टू इट. दिस व्यू एटीट्यूड दिखा रही है पॉलिटिकल पार्टी. कुछ कहती हैं कि वो फेवर कर रही है किसी किसी बिजनेस को, और कुछ पार्टीज फ्रीडम देने को फेवर नहीं कर रही हैं. तो बेटा टोटली आपको यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड द बिजनेसेस, कि फ्रीडम देनी है या नहीं देनी है. तो एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पढ़ा था आपने? ये आपने पढ़ा था बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में. ठीक, आइडेंटिफाइड फर्स्ट डायमेंशन. नेक्स्ट, when the general electronics are approaching in a country, the impact of this approach of the political party can be seen on the share market. लो जी, जब ये सब कुछ हुआ तो इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिला शेयर मार्केट के ऊपर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरल इलेक्शंस आर अबाउट टू टेक प्लेस इन द कंट्री. जनरल इलेक्शंस होने वाले थे. सो द जनरल व्यू ऑफ द पीपल इज दैट पॉलिटिकल पार्टी हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच टू द बिजनेस विल कम इन टू द पावर. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो है पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए बिजनेसेस के टुवर्ड्स, और ये सब चीज़ें देखने को मिल गई. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस न्यूज द रेट ऑफ द शेयर इन द शेयर मार्केट विल बी राइजिंग, जिसकी वजह से शेयर मार्केट के रेट बढ़ गए. तो ये शेयर मार्केट किसको अफेक्ट करता है? शेयर मार्केट इफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को, और यहाँ से आपको देखने को मिल गया आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो बेटा डायमेंशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट वो कौन सा पर्टिकुलर फीचर आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसके बारे में बात हो रही है, वो पर्टिकुलर फीचर कौन सा है वो पहचानो. यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट तो आपको दिख गया, फीचर कौन सा दिख रहा है? जो मैंने फिर से आपको याद दिला दूँ, CA सर ड्यू चले, तो बताओ इनमें से कौन सा आपको यहाँ पर फीचर दिख रहा है? जल्दी बताइए कि किसकी वजह से क्या हुआ. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमें देखने को मिला, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, अप्रोचेस के बारे में बात हो रही है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किस पे जाकर पड़ रहा है? हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे. देख लो एक बार, समझ लो, जब तक आप बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो सकता है. चलिए बताइए फटाफट. हाँ जी, तो बेटा आई होप कि आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा, करेक्ट आंसर बताया होगा. आपको यहाँ पर फीचर बताना था कि कौन सा फीचर है. आपको दिख रहा है यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो इस न्यूज़ की वजह से आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ शेयर जो है मार्केट के अंदर वो राइज हो रहा है. तो एक का दूसरे पर इम्पैक्ट आना, ये आपने किस में पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है इंटर रिलेटेडनेस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? इंटर रिलेटेडनेस. ठीक है, चले आगे. ओके, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारा. रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस. तो इस टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है ये कुछ क्वेश्चंस जो हमें आंसर करने हैं. तो टोटल 6 क्वेश्चंस है हमारे सामने जिसको हमें आंसर करना होगा. चलिए फटाफट से पढ़ते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं.
The managing director of ABC Manufacturing Limited, Mrs. Sakshi Goyal, got the information from the official sources that the government is worried about the rural development. ये मत सोचना पुराने जैसा है, थोड़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो फिर वही बात है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की, साक्षी गोयल, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि गवर्नमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, तो उन्होंने इंसेंटिव्स देना शुरू किया इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वहाँ पर। इस न्यूज़ को पढ़ते ही उन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ सेटअप कर ली थी कि सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल यूनिट जो है हम यहाँ पर खोलेंगे बिफोर द कॉम्पिटिटर्स, की कॉम्पिटिटर से पहले हम लोग यूनिट सेटअप कर लेंगे। सो उन्होंने प्रेजेंट किया प्रपोजल अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने एंड इट वाज अप्रूव्ड एंड शी बिगन ऑन हर जर्नी, उसने अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शी स्टार्टेड एम्प्लॉइंग द लोकल पीपल ऑफ द विलेज विद वेयर हर इंडस्ट्री वाज सेटअप। अब उसने क्या किया कि लोकल विलेज से लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दे, क्योंकि इंडस्ट्री तो सेटअप हो चुकी थी। शी गेव प्रायोरिटी टू द वुमेन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, उन्होंने क्या किया, वुमेन्स को प्रायोरिटी दी और 6 महीने के अंदर अंदर जो फाउंडेशन था बिजनेस का वो उन्होंने सेट कर दिया। शी वर्क डे एंड नाइट, दिन और रात उसने काम किया और 4 साल के अंदर अंदर वो अपने प्रॉफिट को 300% तक उसने इंक्रीज कर लिया। नाउ अट्रैक्टेड बाय द प्रॉफिट इन द बिजनेस, अब इसी प्रॉफिट को देखते हुए बहुत सारे जो एमएनसीज है वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अब आपको compete करना है एमएनसीज के साथ, जिसके लिए उन्होंने अडॉप्ट करी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पुराने जैसा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो इस टेक्स्ट से रिलेटेड है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड है कि उसने दिन और रात काम किया, 300% तक अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। तो बताओ कौन सी यहाँ पर आपको दिख रही है कह सकते हो इंपॉर्टेंस की, क्या वो फर्स्ट ओवर एडवांटेज है या वो वार्निंग सिग्नल है, असिस्टिंग इन मैनेजमेंट है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस है। सीधे सीधे पता चल रहा है उसने दिन रात काम करके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। ठीक, नेक्स्ट, What have you inferred from by the Miss Sakshi from the case study? वो कैसी है, वो inquisitive है, committed है, innovative है, मुझे तो सब कुछ लग रहा है, बहुत बढ़िया है, वो बहुत कुछ सोच रही है। तो all of these, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को तो हम फटाफट आंसर कर सकते हैं all of these से। नेक्स्ट, उसके बाद आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज शी मेड अप इन माइंड दैट सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूनिट, अब कॉम्पिटिटर से पहले उसने ये सोच लिया कि उसको सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है। तो बताओ इनमें से कौन सा काम किया उसने, वार्निंग सिग्नल देखा, मैनेजमेंट में असिस्टेंस देखा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस देखा या फर्स्ट ओवर एडवांटेज? इतने क्वेश्चन करने के बाद आई नो कि आप ऐसे आंसर कर लेते हो बिल्कुल विद इन द सेकेंड्स, है ना। नेक्स्ट, नाउ अट्रैक्टिंग बाय द प्रॉफिट, बहुत सारी एमएनसीज मार्केट में एंटर करने लग गई। मैडम खतरे की घंटी बज गई है, तो खतरे की घंटी कहाँ दिख रही है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। लड्डू क्वेश्चन है इसलिए फटाफट कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू कम्पीट विद द एमएनसी, एमएनसी से कम्पीट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था उन्होंने, याद है कि उन्होंने ट्राइज टू अडेप्ट विच डायमेंशन, लिखा था ना ऊपर कि इस सब चीज़ों से डील करने के लिए उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है बेटा? टेक्नोलॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट हाईलाइटेड, कौन सी वैल्यू यहाँ पर आपको हाईलाइट नहीं होती हुई दिख रही कि वो कर रहे हैं? वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे थे क्या? हाँ बढ़ा रहे थे। रूरल डेवलपमेंट कर रहे थे क्या? हाँ कर रहे थे। फ्यूल सेव कर रहे थे क्या? या फिर वुमेन एम्पावरमेंट दे रहे थे, वुमेन्स को भी उन्होंने हायर किया था। तो बेटा ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिली, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन कि ये हाईलाइट नहीं हुआ है, सेविंग फ्यूल। सो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और बहुत बढ़िया, जितने ही बच्चों ने ये लास्ट तक क्लास अटेंड करी आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़, मैं फिर से उनके लिए ताली बजाना चाहूँगी कि वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग। जिस डेडिकेशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं सच में तुम्हें बता रही हूँ कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारा जो ड्रीम है ना, जो तुम्हारे ड्रीम मार्क्स है, वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू। और उस दिन तुम और मैं, हम बहुत खुश होंगे। ठीक है, सो आज की जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे गए होंगे। फटाफट से कमेंट में मुझे लास्ट में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना तुमने मुझे टाइम दिया है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे लिए ये भी मुझे बता देना कि 60 में से तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, और आज तुम्हें मज़ा आया। ये भी बता देना कि तुम्हें मैडम बहुत मज़ा आया, हमें बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और आगे के लिए भी तैयार रहिएगा कि इसी तरीके से हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे टाइम से। बिल्कुल मत घबराओ कि मैम धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल मत घबराओ। जो एक टाइम पीरियड है हमारा, जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उस तक हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी इसी स्पीड के साथ हम लोगों जो है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। आप यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं अपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, इसको रिवाइज आप लोग करते रहिए।
कि बार बार थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि भूल ना जाए, ठीक है। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।